सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक्स है वो होती क्या है, क्या इसके मायने हैं, किस किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है जी। तो देखिए, केमिस्ट्री को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे, जो डेफिनेशन लिखा है इस पे वापस आएंगे। पहले जरा समझे बेसिक कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स और एक को मैं बोलता हूं काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? वो ब्रांच ऑफ साइंस जो हमें ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी। कैसे बताती है? देखो, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, यानी कि डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये बात हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। डायमंड से ग्रेफाइट का बनना, डायमंड गिविंग ग्रेफाइट। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है? जो डायमंड से ग्रेफाइट का बनना है ना, ये स्पॉन्टेनियस है। यानी कि एक दिन दुनिया का जितना भी डायमंड है ना, वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा डायमंड क्या बन जाएगा? एक दिन ग्रेफाइट बन जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भाई। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, इसलिए जितना भी डायमंड है वो सारा का सारा एक दिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने आप ही ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमें सारी की सारी चीजें पता चल गई इस रिएक्शन के बारे में? ऐसा होगा तो फिर तो हमारे घरों में जो भी डायमंड रखा हुआ है सारा का सारा एक दिन क्या बन जाना चाहिए? ग्रेफाइट बन जाना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? देखिए, अब ये ना अधूरी नॉलेज है, ये आधी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है, ये जो रिएक्शन होगी, इसको होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे भाई, मिलियन ऑफ ईयर्स। इसका मतलब खाली एक ये चीज पता चल जाना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, उससे हम किसी भी चीज की सारी इंफॉर्मेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, कितने टाइम में वो रिएक्शन फिजिबल हो पा रही है। तो जो टाइम होता है किसी भी रिएक्शन के बारे में, जो टाइम की इंफॉर्मेशन होती है कि स्पीड, कि उस रिएक्शन की स्पीड कितनी है, वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स हमें बेसिकली क्या बताती है? किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब हमें काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों की दोनों बातें कंबाइन कर लेंगे ना, हम दोनों की दोनों, इन दोनों से दी गई इंफॉर्मेशन, तो मुझे किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना। तो भाई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्पीड, स्पीड को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रेट। रेट, कितनी तेजी से वो बढ़ रही है। तो अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं, काइनेटिक्स होती क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो वो ब्रांच जो किससे डील करती हो? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से डील करती हो, कि कितनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, उसी को मैं क्या बोलता हूं? केमिकल काइनेटिक्स बोलता हूं। ठीक है। ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो अब अगली बात आती है कि ये रेट होता क्या है, ये जो स्पीड होती है वो होती क्या, और क्या इसका फायदा है? जैसे देखो यार, तुम लोगों ने सुना होगा कैंसर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, है ना? कैंसर सेल्स की 1 2 3 4। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टेज 1, कौन सा स्टेज 2? वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काइनेटिक्स, टू डिटरमाइन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर सेल्स। ओके। तो काइनेटिक्स की वेरी एप्लीकेशन है, वेराइड एप्लीकेशन है। जिनमें से एक मैंने ये भी बताया तुम्हें, डायमंड से ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिक्स आधी नॉलेज देती है, काइनेटिक्स से अगर पता चल जाए तब पता चलता है कि अरे यार, इसमें तो क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो अब अगली जो बात आती है हमारी, वो ये आती है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो रेट निकालने की बात है, जो हमें रेट निकालना है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको देखते हैं। रेट, रेट का मतलब क्या बोला मैंने? क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का यही है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट भी ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल रेट, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रेट। एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में क्या फर्क होता है, वो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे पता चलता जाएगा। वैसे इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, थ्योरेटिकल का मतलब जिसको देखते ही पेन पेपर लिया, उठाया और लिख दिया, थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल का मतलब जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, उसी को मैं एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा।
बोलो भाई, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसी को तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखिए। मान लो तुम्हें कोई रिएक्शन गिवन है, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां दे रखी है 10 मोल पर लीटर। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। टाइम t इक्वल्स टू 10 पर जो तुम्हारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 मोल पर लीटर रह गई, ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 10 में से, ये इनिशियली तो देखो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, अरे रिएक्टेंट तो कुछ था, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बनेगा, है कि नहीं है। और जब 10 सेकेंड्स में तो रिएक्शन आगे चली, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रिएक्ट किया और कितना बच गया रिएक्टेंट, 4, प्रोडक्ट कितना बन गया 6 मोल पर लीटर बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात करता हूं कि रेट कैसे निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होती है। अरे बोलो, रेट का मतलब क्या, एक तरीके की स्पीड है। और स्पीड तुम जानते हो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब बताओ डिस्टेंस तुम किसी भी चीज की कैसे कैलकुलेट करते हो। मान लो तुमसे बोला तुम दिल्ली से आगरा जा रहे हो, दिल्ली तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको तुमने मान लिया 0 किलोमीटर, जहां तुम्हारा घर है, वहां से आगरा गए 400 किलोमीटर आगरा था यहाँ तक। तो तुमने क्या किया, तुमने डिस्टेंस, तुमसे पूरा डिस्टेंस निकाला, तो तुमने क्या देखा, दिल्ली और आगरा के बीच में जितना भी हमारी डिस्टेंस थी उसको डिवाइड कर दिया टाइम से, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो डिस्टेंस का रोल प्ले करती है वो क्या, वो कौन करती है, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, कितनी तेजी से कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग ये निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कोई बोले यहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में क्यों ले रहा हूं, भाई तुम कॉन्सेंट्रेशन को ना किसी भी चीज में ले सकते हो, बट हम जो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें करेंगे काइनेटिक्स में, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो अगर मान लो तुम्हारे रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी मोल पर लीटर में लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम लिया जाता है और वॉल्यूम को मेजर करना आसान होता है लिक्विड्स के लिए, इसलिए मोलैरिटी प्रेफर की जाती है, ठीक है। तुम चाहो तो मोलैलिटी भी ले सकते हो, मोलैलिटी थोड़ा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है, अदरवाइज वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में लिए, ठीक है, वो निकालना थोड़ा सा इजी है। अगर यही चीज क्या हो जाती है तुम्हारी, अगर गैसेस स्टेट हो जाती है, ठीक है, तो अगर मान लो यही चीज किसमें चली गई, तुम्हारी गैस में चली गई, तो फिर वहां पे तुम प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले लोगे, प्रेशर ले लोगे वहां पे गैस के लिए। तो यहां पर देखिए जरा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन या तो रिएक्टेंट के लिए चेंज देख लो या प्रोडक्ट के लिए चेंज देख लो, ऐसी चेंज इन टाइम देख लो। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर देखना है तो देखो, सबसे पहले मैं रिएक्टेंट के लिए निकालता हूं। बोलो रिएक्टेंट कितना, चेंज कैसे निकालते हैं, बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 4, इनिशियल कितनी थी 10, 4 माइनस 10, टाइम के लिए चेंज इन टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा, 10 माइनस 0, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, -6/10 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, फटाफट बताओ, खुद ही सोचो क्या होगी। देखो ऊपर क्या लिखा है, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन नीचे क्या है, टाइम, सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई, -0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। किसके रेस्पेक्ट में आया है भैया, ये रिएक्टेंट के लिए आया है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आया। अगर तुम्हें प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बोलो कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए भी निकालो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 6, इनिशियल कितना है 0, ठीक है, 10 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, बोलो 6/10, अगेन कितना आ गया 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात तुमने नोटिस करी होगी, यहां भी 0.6 वहां भी 0.6, बट वहां प्लस का साइन के साथ, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ, ठीक है। बोलो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। जो रेट होगा वो कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, रेट क्या बोला था, रेट क्या होती है, स्पीड होती है ना। तो स्पीड कभी नेगेटिव आ सकती है क्या, तुम कभी ऐसा बोलते हो मैं तो आज -60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते ना भाई कभी, ठीक है। हमेशा तुम स्पीड को पॉजिटिव ही रिपोर्ट करते हो, तो रेट भी पॉजिटिव ही रिपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा रेट नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन में कोई ना कोई मिस्टेक करी हुई है,
ठीक है, तो यार वो मिस्टेक हमें पता है कि यार ये ना रिएक्टेंट के केस में आंसर माइनस में ही आना है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे रिएक्टेंट तो हमेशा ही कम होता है, जब हमेशा कम होगा तो आंसर तो फाइनली माइनस में आना ही आना है। तो मुझे पता है रिएक्टेंट के केस में आंसर तो नेगेटिव में जब आना ही आना है, तो मैं क्यों ना, क्योंकि ये नेगेटिव आना ही आना है, तो मैं पहले से ही क्या करूं, माइनस लगा के रख दूं इसके आगे से। पहले से ही क्या करूं, माइनस लगा दूं इसके आगे से। पहले से ही क्या करूं, इसके आगे से माइनस लगा के रख दूं। तो जो नेट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोलिए जी। तो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आती है? तो ये मेरा क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के लिए अलग आएगा प्रोडक्ट के लिए अलग आएगा, है ना। ये तो फिर वही बात हो गई, जैसे तुम बाइक पे बैठे, तुमने बोला आग मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ आगे वाले टायर की स्पीड कितनी है, 60। पीछे वाले की कितनी है, तो वो भी तो 60 होगी। तुम्हारी कितनी है, वो भी तो 60 होगी। भाई बात समझ लो ना, जब रिएक्शन हो रही है तो जितनी स्पीड रिएक्टेंट की होगी रिएक्ट करने की, उतनी स्पीड प्रोडक्ट की होगी बनने की। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो फिक्स ही होगा ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से निकालो चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से निकालो, आंसर तो हर वक्त सेम ही आना चाहिए और पॉजिटिव में ही आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं निकलता है। और उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। ओके, ठीक है जी। तो ये हम लोग देख लेंगे क्या, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकाल लेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे देखें जरा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। फटाफट नोट कर लो इस बात को जिसको नोट करना है। तो यहां से देखिए, तो नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब बात करते हैं, यहां से अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये फॉर्मूला बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बताइए, तो देखो यार, मैं अगर दोबारा से उसी एग्जांपल पे आ जाऊं, आर गिविंग पी, अगर मुझसे कोई पूछे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का आप फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे आप, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। देखो डी, डी का मतलब क्या होता है, चेंज। और जो डब्बा है, इस डब्बे का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, मोल पर लीटर बताती है। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो डी आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, डी आर बाई डी टी। डी का मतलब चेंज होता है, यहां पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूं क्योंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस लगेगा। और अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करता हूं तो प्लस में डीपी बाई डी। और दोनों के लिए रेट क्या आएगा, बराबर आएगा। अभी बताया था बाइक वाला एग्जांपल देखे, रिएक्टेंट के लिए देखो चाहे प्रोडक्ट के लिए देखो, वो तो सेम आना ही आना है। तो मेरा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस में डी आर बाई डी टी या फिर प्लस में डीपी बाई डी टी बन गया है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ रही है बात, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए अगली बात करते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्शन में आर गिविंग देके 2r गिविंग 2p दे दे, क्या दे दे, 2r गिविंग 2p दे दे, 2r से या 3p दे दे। अब तुमसे पूछो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताओ क्या होगा। भाई तो देखो इस केस में क्या है, ये रिएक्शन क्या बोल रही है, ये रिएक्शन ये बोल रही है कि रिएक्टेंट तो 2 गुना तेजी से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट 3 टाइम्स से बन रहा है। तो भाई तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो हमें सबकी स्पीड बराबर रखनी पड़ती है। हम लोग तो एक रिएक्टेंट कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है ये बताते हैं, एक के लिए बताते हैं, है ना। तो यार सिर्फ एक के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, देखो माइनस में डी आर बाई डी टी तो फॉर्मूला होता ही होता है, और यहाँ पे डीपी बाई डी टी भी फॉर्मूला होता ही होता है। तो जो भी तुम्हें स्टोइचियोमेट्री दिख रही है इसको क्या कर दो, डिवाइड में भेज दो। यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री दिख रही है इसको क्या कर दो, डिवाइड में भेज दो। ये फिर एक के लिए आ जाएगा, मतलब एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनने के लिए स्पीड आ जाएगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनने के लिए हमें चाहिए ना। अगर तुमने मान लो डिवाइड नहीं किया तो तुम्हारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 2 रिएक्टेंट के लिए और 3 प्रोडक्ट के लिए। तो भाई यहाँ पे हम कॉमन नहीं कर पाए ना, कॉमन चीज करनी पड़ेगी हमें, कोई एक पर्टिकुलर चीज को मतलब कि कॉमन लेके इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो एक के लिए हम लोग निकालते हैं, तो भाई इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा क्या है, जो भी तुम्हें यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री दे रखी हो, जो भी तुम्हें आगे स्टोइचियोमेट्री, जो भी तुम्हें आगे नंबर दे रखा हो उसको डिवाइड पे भेज दो।
रिएक्टेंट अगर होगा तो उसके आगे माइनस का साइन, और प्रोडक्ट होगा तो उसके आगे प्लस का साइन। लो एक और एग्जांपल देखें, 2a प्लस 3b गिविंग 4c प्लस 5d। कोई बोले इसके लिए रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिख के बताओ, तो बोलो जी कैसे लिखोगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इसके लिए। देखो जो भी नंबर होगा 1/2, रिएक्टेंट होगा तो माइनस का साइन, ओवर में da/dt, फिर 1/3 अगेन माइनस में db/dt, अगेन 1/4 माइनस में dc/dt, अगेन 1/5 माइनस में dd/dt। बोलिए जी, तो क्या अगर ऐसे दे रखा होगा तो तुम इनके लिए निकाल लोगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? बोलिए, सिंपल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको तुम नोट कर सकते हो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम इनके लिए ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला और आज का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ बात बता दूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ प्रोडक्शन हो, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसके अलावा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो, और यहाँ पे फॉर्मेशन भी है, ये सब का मतलब ना एक ही होता है, मतलब अपीयरेंस, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन, डिसअपीयरेंस का मतलब एक ही होता है। ठीक है जी, अब देखिए जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है, बोलो रिएक्टेंट क्या होता है? डिकम्पोज, मतलब रिएक्टेंट कम होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है। तो जब भी हम लोग रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं डिसअपीयरेंस, और जब भी हम प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं अपीयरेंस। ओके, तो देखिएगा जरा, अगर कोई तुम्हें रिएक्शन इस तरीके से दे दी, अगेन वही एग्जांपल ले रहे हैं, 2a प्लस 3b गिविंग 4c प्लस 5d। ठीक है, इसके लिए कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ क्या होगा, तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, 1/2 माइनस में da/dt, कॉन्सेंट्रेशन कैसे डब्बा लगा देंगे, बोलिए, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में माइनस में db/dt, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 dc/dt, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 dd/dt। बोलिए क्या ये आ जाएगा, ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद देखें ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए जो ये माइनस da/dt वाली टर्म है ना, माइनस da/dt, सिर्फ इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस बोल लो या डिकम्पोजिशन बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। ऐसी माइनस db/dt को क्या बोलूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, प्लस dc/dt को क्या बोलूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, है ना, और डी के लिए क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्योंकि सी और डी बन रहे हैं और ए और बी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसको देखो, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस का डिफरेंस क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन ये पूरी टर्म है 1/2 माइनस da/dt, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, पूरे 1/2 माइनस da/dt को, और सिर्फ माइनस da/dt को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे। ये दोनों में फर्क होता है। ओके, तो तुम इसको नोट कर सकते हो, और यहाँ पे फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ओके, तो इसको भाई फटाफट आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, और आगे फिर इस पे अब न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले यूनिट की भी बात कर लेते हैं जरा, यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी उसको भी देख लो जरा। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी एक अलग से ही एक फटाफट छोटी सी समरी दे दूं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होंगी रेट ऑफ रिएक्शन की, इसको भी देख लीजिए। देखिए तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया था मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होती है। अब मान लो टाइम सेकंड में दिया होगा तो ये लिखेंगे,
अगर टाइम मिनट में दिया होगा तो ये लिखेंगे, टाइम आवर में दिया होगा तो ये लिखेंगे। ओके, मान लो मोल पर लीटर ना देके एटमॉस्फेयर दे रखा हो, अगर तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो किसमें हो, गैस फेज में हो, तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर मिनट हो जाएगा, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये तुम्हारी अलग अलग टाइप की यूनिट्स है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये हमने बात कर ली है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखें इस पे एक न्यूमेरिकल। देखिए, तो क्वेश्चन जो है मैं नोट करा देता हूं तो आप लोग को। तो क्वेश्चन है 4 टाइम्स ऑफ NH3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ O2 गिविंग 4 टाइम्स ऑफ NO प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, और दे रखा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO है 3.6 इंटू में 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन सबकी यूनिट सेम होती है, सबकी यूनिट सेम होती है। तो तुम्हें बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो भाई फटाफट बता दीजिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये डिसअपीयरेंस है अमोनिया का, और H2O का अपीयरेंस बताना है। ठीक है, कि H2O का अपीयरेंस क्या होगा आप लोग को ये बताना है। तो फटाफट सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, फिर मेरे आंसर को देखना। ठीक है, पहले भाई इसको खुद से सॉल्व करो। देखिए जी, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बोलो क्या होगा, 1/4 माइनस में DNH3/dt, 1/5 माइनस में DO2/dt, 1/4 DNO/dt, 1/6 DH2O/dt। बोलिए, पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। अब जो पूछा है ना वो लिख दो, जो पूछा हुआ है तुमसे। तुमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, रेट ऑफ, पूछा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। H2O का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो। ठीक है, तो हमसे रेट ऑफ रिएक्शन तो पूछा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होता तो क्या करते, NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो उसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO को बोलेंगे क्या, DNO/dt। 3.6 इंटू में 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड दे रखा है। सिर्फ इतनी टर्म, 1/4 के साथ नहीं, सिर्फ इतनी टर्म को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। ओके, ठीक है जी। तो यार देखो, इतनी टर्म अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता तो 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 करता, तो 0.9 इंटू 10 की पावर -3 रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती। ठीक है, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन का पूछी होती, पूछी तो नहीं है यहाँ पे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछी होती तो क्या करता, 1/4 इंटू DNO/dt, 3.6 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आता, 0.9 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर साइंटिफिक नोटेशन में निकालना है तो 9 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब हमसे तो क्या पूछा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पानी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पानी पूछा हुआ है। तो यार इसका ना सिर्फ DH2/dt पूछा है। तो कुछ नहीं करना, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन से इसको इवेल्युएट करना है वहां से इवेल्युएट कर लो, वरना रेट ऑफ रिएक्शन तो पूछी नहीं थी, अगर पूछी थी तो ऐसे निकाल लेते, वरना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 1/4, देखो ऐसे करना है, 1/4 DNO/dt, ये नहीं पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकाला उसके और उसको उससे इवेल्युएट किया, नहीं भाई, हमें तो सिर्फ ये पूछा है ना उसने, DH2/dt, हमें तो सिर्फ उसने DH2/dt की टर्म पूछी है, इतना पूछा है, तो 6 को यहां भेज दो, ये 6/4 हो गया, ये 3.6 इंटू 10 की पावर -3 दे ही रखा है, तो यहाँ पे DH2/dt आ जाएगा। तो 4 9 जा 36, 9 6 जा 54, 5.4 इंटू में 10 की पावर -3 मोल पर लीटर
पर सेकेंड। क्या आ गया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O आ गया, बोलिए आ गया ना। 5.4 है, 54 नहीं है, 5.4 है। ठीक है, तो ये 5.4 इंटू में 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया है। अब ऐसी क्या है, अगर दूसरा में क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालनी थी, तो ऐसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के लिए निकालना है तो कुछ नहीं करो भाई, अमोनिया के लिए तो इसको हटा ही दो, इन दोनों को एवेल्युएट कर दो, इन दोनों को 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया वही है जितना उसका आंसर है, तो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। बोलिए जी, तो ये बात समझ में आती है? तो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हमने आज की क्लास में क्या क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन किया सबसे पहले हम लोगों ने, रेट ऑफ अपीयरेंस किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किया। ठीक है, बस इतना ही किया है, उस पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे सिंपली। ठीक है, तो इतना भाई, आई होप कि तुम सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।